Hello friends, welcome to my channel A to Z Banking and Technology, and today we will going to discuss on a very interesting topic, that is the fleet owners or transporter profile. So before we start, I would like to suggest something, because generally we see in our day-to-day life there are some negative profile cases are coming, and at the very ground level at BCM और ब्रांच लेवल. सो BCM और ब्रांच लेवल में क्या होता है कि BCM जो है वो काफ़ी रिजिड हो जाता है, बिकॉज ही से कि भाई नेगेटिव प्रोफाइल है, मेरी पॉलिसी अलाउ नहीं करती, एंड देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज आर इन द डील ऑल्सो. सो उस केस में BCM को काफ़ी एक रिजिडनेस हो जाती है, और BCM जो है ब्रांच में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लेता है जहाँ पे BCM जो है उसे रिजेक्ट करता है, एंड वहाँ पे एक फाइटिंग मोड सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है. सो मेरा यही सजेशन है कि जब भी आप कोई केस को अंडरराइट करते हैं, कोई केस की पीडी करते हैं, और आपको लगता है कि भाई ये केस नॉट डूएबल है, और एज़ पर पॉलिसी आपको ये केसेस को नहीं करना चाहिए, और आपकी पॉलिसी इसको अलाउ नहीं करती है, तो आप उसमें बेसिकली डायरेक्टली फ़ाइट ना करके, बिजनेस टीम से डायरेक्टली ना फ़ाइट करके, उसका आप ओपिनियन जो है उनका मेल पे डालिए कि जी मैंने पीडी करी, आई हैव डन द पीडी ऑन दिस केस, एंड फॉलोइंग आर माय ऑब्जर्वेशन, एंड बिलो आर द चैलेंज इन द केस विच अवर पॉलिसी इज़ नॉट अलाउइंग. सो उसमें आप अपने सीनियर्स को ये मेल डालिए कि दीज आर द चैलेंजेस आई हैव फाउंड इन दिस केस, एंड एज पर पॉलिसी दीज आर नॉट अलाउड, काइंडली एडवाइस फॉर द सेम. सो जनरली होता है कि जब एक वर्बली फाइट होती है और एक जब मेल पे मिटिगेंट दिया जाता है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं, बिकॉज जनरली आपके पास लड़ने के लिए हर बात के दो तीन तर्क होते हैं, बट जब आपको वही चीज़ मेल पे लिखनी पड़ती है और उसका एक सॉलिड मिटिगेंट देना पड़ता है, तो वो लिखित में जब लिखते हैं, तो दैट क्रिएट ए वेरी डिफरेंट व्यूज़. और वो एक ऐसा चीज़ है जहाँ एक बार आपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर दिए, सो नो बडी कैन चेंज इट. सो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो आपके केसेस नॉट डूएबल हैं, जो एज़ पर पॉलिसीज़ नहीं हो रहे हैं, उसको करते वक्त आप थोड़ा सा उसको एक जैसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक मोड में या फिर एक अमिकेबल मोड में उस पर डिसीजन लीजिए, बिकॉज ब्रांच लेवल पे अगर आप उस चीज़ को फाइट करते हैं, हो सकता है आपकी कैपेबिलिटी में कोई क्वेश्चन ना हो, बट यस, बिकॉज आप जिस लेवल पे हैं, आपका रिस्क एपेटाइट जो है उस लेवल के हिसाब से ना हो जो कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है. तो जब आप उस चीज़ के चैलेंजेस को आगे सीनियर्स को भेजेंगे, तो वो सीनियर्स हो सकता है उस जो चैलेंजेस आपको लग रहे हैं या जो पॉलिसीज़ में डेविएशंस आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उस डेविएशंस को एक्सेप्ट कर लें, और उस चीज़ को एज़ पर कंपनी जो पॉलिसी में फिट नहीं हो रहा है उसको ओवरराइड करके उस पर डेविएशन कॉल ले लें, तो जिसे हम बिजनेस कॉल भी बोलते हैं. तो हो सकता है आप एक केस पे अपनी जगह पे सही हो उसके रिजेक्शन पॉइंट पे, बट सीनियर लेवल पे वो केस अप्रूव हो जाता है, और जनरली ये मार्केट प्रैक्टिस है, आप देखेंगे हर बैंक्स और एनबीएफसी में ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है. तो यही एक एडवाइस थी आज के लिए, और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे जो आपके ट्रांसपोर्टर प्रोफाइल हैं या फ्लीट ऑनर्स होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल, जिसमें आपने देखा होगा 10-10 ट्रक, 16-16 ट्रक वाले टायर्स होते हैं, जो एक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं. कई हो सकता है किसी के पास एक गाड़ी हो, किसी के पास 5 गाड़ियाँ हो. तो यहाँ पे हम एक छोटे से प्रोफाइल का डिस्कशन करेंगे, ट्रांसपोर्ट और फ्लीट ऑनर प्रोफाइल का, जिसमें उसके पास एक या दो गाड़ी हैं, और वो मंथली बेसिस पे जो कमर्शियल्स लोडिंग अनलोडिंग है, जो एक सिटी से दूसरी सिटी या विद इन सिटी का ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कमर्शियल यूज़ में करता है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और समझते हैं कि उस टाइप के प्रोफाइल को, जो कि इंडस्ट्री में ऑल दो नेगेटिव प्रोफाइल माना जाता है, को फंड करने से पहले या पीडी करने या अंडरराइट करने से पहले किन किन पॉइंट्स को हमें चेक करना चाहिए, किन पॉइंट्स को हमें अपने रिकमेंडेशन नोट में डालना चाहिए, और पीडी के दौरान किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए. तो चलिए चलते हैं, वीडियो को अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखते हैं और समझते हैं किस पॉइंट पे हमें अपना फोकस रखना चाहिए. चलिए. So let's start the topic without wasting the time. So as discussed in the video, we will going to discuss about the truck owner profile and transporter business profile. And in this video, we will understand how to fund and how to underwrite these kind of profiles, because across the industry, it has been marked as a negative or caution profile customers. So before we start this, let's categorize this profile into three segment. So पहला है इसमें low risk profile customer, truck owners और fleet owners with the contracted businesses and diversified clients. Contracted businesses का मतलब वो है जिनका किसी के साथ टाई अप हो गया है, और उनका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब पर्टिकुलर एक ही बिजनेस को सर्विसेज नहीं दे रहा है, मल्टीपल टाइप के सर्विसेज को बिजनेस को सर्विसेज दे रहा है.
देन डाइवर्सिफाइड का मतलब यहाँ पे ये है कि उसने मल्टीपल क्लाइंटेज हैं, उसके मल्टीपल बिजनेसेस से साथ टाई अप है, और उसका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड है। स्टेबल कैश फ्लो, जिसमें कैश फ्लो एकदम एक रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, कोई फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है, उसे स्टेबल कैश फ्लो बोलते हैं। लो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़, जो एग्जिस्टिंग लोन लाइबिलिटीज़ है या फिर फैमिली लाइबिलिटीज़ है वो काफ़ी कम है, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। तो जिन प्रोफाइल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं जो इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम लो रिस्क कैटेगरी के अंदर डालते हैं। देन आ जाता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ज़्यादा रिस्की भी नहीं है और ज़्यादा मतलब मीडियम टर्म का है। तो मॉडरेट रिस्क में जो ट्रक ऑनर है उसका मार्केट बेस्ड ट्रांसपोर्ट है, जो जैसे जैसा मार्केट रिस्पॉन्ड करता है वैसे वैसे उसको बिजनेस मिलता है। और सीजनल वेरिएशंस हैं उसमें, कि जो आज मान लो इस टाइप का बिजनेस में काम आ रहा है तो उसके पास काम है, अदरवाइज वो काम नहीं है तो नहीं है। तो हाइयर रिलायंस ऑन द फ्यू क्लाइंट्स, जो लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा है, उस टाइप के ट्रक प्रोफाइल को हम मॉडरेट मतलब मीडियम रिस्क प्रोफाइल में हम बोल सकते हैं। देन आ जाता है हमारा हाई रिस्क प्रोफाइल, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, बहुत ही लिमिटेड कॉल लेनी चाहिए। तो वो प्रोफाइल कौन से हैं? जिनके ट्रक ऑनर्स जो कि फ्रीक्वेंट ईएमआई बाउंस किया है, जिन्होंने पुअर बैंकिंग रिपेमेंट रहा है, प्योर बैंकिंग रही है, एबीबी वगैरह कुछ मेंटेन नहीं हो रहा है, एंड देन उनके फाइनेंशियल जो है वो भी वीक है, और लाइबिलिटी जो है आउटसाइड लाइबिलिटी वो है हाई। तो हाई आउटसाइड लाइबिलिटी को आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ पे आपकी फॉयर जो है वो 65% से ऊपर जा रही हो, एग्जिस्टिंग लोन लाइबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई हो, और जो उनकी रीपेमेंट है वो बाउंस हो रखी हो, और जो उनके इनकम सोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो, और सोनली वन सिंगल इनकम पे डिपेंडेंसी हो। बैंकिंग जो है उनकी काफ़ी लो मान देखी जाती है, जिसमें एबीबी जो है एवरेज बैंक बैलेंस जो है वो काफ़ी निल के आसपास रहता है, या फिर 1,000 2,000 के बीच में मेंटेन करते हैं। तो ये टाइप के जो प्रोफाइल्स हैं इस सेगमेंट में हम काफ़ी रिस्की मानते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें इसमें वेरीफाई करने चाहिए ट्रक ओनर और फ्लीट ओनर्स जो ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। तो सबसे पहला है इसमें बिजनेस प्रोफाइल एंड ओनरशिप डिटेल। हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका बिजनेस प्रोफाइल तो हमें आइडिया लेना ही लेना है, बट हमें ये इंश्योर करना है कि ऑनरशिप जो है उस बिजनेस की वो कस्टमर की खुद की होनी चाहिए। बिकॉज इसमें जनरली आपको क्या मिलेगा, एक गाड़ी होगी, एक छोटा सा ऑफिस टाइप का खोल रखा होगा, और वही उसकी बिजनेस ओनरशिप होगी। तो इसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो आप ये देखिए कि आपका जो कस्टमर है वो प्रोपराइटरशिप है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या पार्टनरशिप फर्म है। तो इसमें अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो इन प्रोप्राइटरशिप में जनरली आपको सिंगल ट्रक ओनरशिप मिलेगी, या एक से ज़्यादा दो ट्रक ओनर मिलेंगे, जो कि काफ़ी रिस्कियर प्रोफाइल है। रिस्कियर प्रोफाइल क्यों माना जाता है इसमें? क्योंकि ये जो रन करता है वो वन सिंगल बंदे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है इसमें। इस बिजनेस को एक प्रोप्राइटर रन कर रहा होता है, और कई जगह पे वो खुद भी उसका ड्राइवर होता है। और फ्लीट जो है वो एक ही सिंगल फ्लीट होने की वजह से, सिंगल गाड़ी होने की वजह से वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक्सीडेंटल किसी केस में आ गया, गाड़ी आपकी रोड पे चलती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया या उसका इंजन फेल हो गया, तो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेन इनकम सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। और वो खत्म होगा या फिर कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए वो होल्ड हो जाएगा। तो इससे आपकी ईएमआई जो है बाउंस होनी शुरू हो जाएंगी, और वो काफ़ी आपका डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती है। अगर यही केस प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ फ्लीट्स 3 या 4 गाड़ियों से ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें अगर एक गाड़ी आपकी डिफॉल्ट बाय एक्सीडेंटल हो गई, या उसका इंजन फेल हो गया, तो उस केस में रेस्ट जो 2 3 गाड़ियां हैं उससे आपकी इनकम कैपेसिटी जो है वो आती रहेगी, जो इनकम अर्निंग है, इनफ्लो है कैश का, वो आता रहेगा। तो इसीलिए आपको टाइप ऑफ बिजनेस समझना जरूरी है, और ओनरशिप को वेरीफाई करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, कि बिजनेस को कितने सालों का एक्सपीरियंस है। जो ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी ने गाड़ी खरीदी और वो चला लेगा। बिकॉज इसमें डीलिंग जो है वो रोड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जनरली टूर एंड ट्रैवल टाइप के जो बिजनेस है उसमें रोड पे, आपके टोल टैक्स पे, आपके लोकल जो ये है रोड पे जो लोकल आपके पुलिस हैं या चौकियां होती हैं, वहाँ के चैलेंजेस को झेलते हुए, रेगुलेटरी चैलेंजेस, पुलिस चैलेंजेस, और जो लोकल एरियाज में जाने का जो चैलेंज है, उस चैलेंजेस को झेलने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो मिनिमम आपका 5 इयर्स का इसमें बिजनेस विंटेज होना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। और न्यू बिजनेस अगर किसी ने किया है तो उसमें आपको एडिशनल सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल का बैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपका जो कस्टमर है जिसका 2 या 3 साल का ही एक्सपीरियंस है, या 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपको ये देखना है कि उसके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग हैं, और एडिशनल सिक्योरिटी आपको उसमें क्या मिल रही है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस कैश फ्लो। ठीक है। तो ये हो गया आपका बिजनेस एक्सपीरियंस। देन उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि आपके पास फ्लीट साइज क्या है।
आपके न्यू ट्रक्स, आपके जो नंबर ऑफ ट्रक्स हैं वो कितने ऑन्ड हैं, कितने लीज्ड हैं या कितने फाइनेंस हैं। ऑन्ड होने से आपको एक कंफर्ट मिल जाता है कि इस पे कोई लोन नहीं चल रहा है, इस गाड़ी की लोन की कोई लायबिलिटी नहीं है। लीज्ड होने से प्रॉब्लम ये रहती है कि आपका जो लीज है वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे, आपको उसको भी रिव्यू करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका लीज इतना हाई हो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सारी उसमें लीज में चली जा रही है, या वो जो रेंट वो गाड़ी का ले रहे हैं उसी में खत्म हो जा रही है। देन आपको उसमें ये इंश्योर करना है कि वो व्हीकल की कंडीशन क्या है। व्हीकल की कंडीशन अगर न्यू है तो न्यू कंडीशन में आपको ये है कि आपकी उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ही कम लगने वाली है। देन उसका जो सर्विसिंग है वो भी काफ़ी कम लगने वाली है, और उसमें चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ इंजन और या उसमें कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि न्यू ट्रक्स कितने हैं और 5 years ओल्ड ट्रक कितने हैं, और मोर एफिशिएंटली हैव ए लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट जो न्यू ट्रक्स होते हैं। ओल्ड ट्रक्स में अगर 6+ years के ट्रक्स हैं तो दैट इंक्लूड द हायर एक्सपेंसेस एंड नीड ए फ्रीक्वेंट रिपेयर। तो आपको ये इंश्योर करना है कि 5 साल से पुराने कितने ट्रक हैं और 5 साल के अंदर जो ट्रक हैं वो कितने हैं। अगर आपकी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी विद इन 5 years है तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो होगी, रिपेयरिंग कॉस्ट लो आएगी। चलिए, इसके बाद ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या कलेक्ट करना है। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आरसी होती है, आरसी में आप उसकी लीगल ऑनरशिप को वेरीफाई कीजिए कि लीगल ऑनरशिप आपके कस्टमर के नाम पे आ रही है या किसी और के नाम पे आ रही है। अगर वो किसी और के नाम पे है तो आप ये चेक करिए कि वो लीज्ड है या ये उसकी ओन्ड है। अगर घर के उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में अगर किसी के नाम पे आ रही है तो फैमिली मेंबर के नाम पे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इंश्योर करना है कि वो फैमिली मेंबर में ही सही हो। देन इसके बाद आता है इंश्योरेंस पॉलिसीज को आपको चेक करना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी वो का क्या कंप्रहेंसिव कवरेज क्या है, एक्सीडेंटल कवरेज और थेफ्ट कवरेज क्या है। बिकॉज जनरली होता है क्या है, इस तरह की गाड़ियां एक्सीडेंटल और थेफ्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देखना है इसमें कि इंश्योर के आपका जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है और गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर ढंग से मेंटेन की गई हो और उसे कस्टमर ने प्रॉपर मेंटेन किया गया हो। इसके बाद आता है कि बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है। अगर वो लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस करता है तो इसमें हम क्लाइंटेज की बात कर लेते हैं। क्लाइंटेज और इसका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एफएमसीजी, जो आपके फूड एंड प्रोडक्ट जो होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, या सीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, या ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है, या किसी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर इन टाइप के बिजनेसेस के साथ ये बिजनेस कर रहा है आपका जो कस्टमर है, जो फ्लीट ऑनर है, तो आपका रिस्क जो है वो काफ़ी लो हो जाता है, बिकॉज ये जो बिजनेसेस हैं जनरली आपको माल या ऑर्डर देते रहते हैं। बट अगर आपको ऑन द स्पॉट के मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ियां खड़ी हैं, कोई आया उसमें से उसने और मार्क बार्गेनिंग करी और देन उसको लोडिंग के लिए ऑर्डर मिलता है, तो ऑन ऑर्डर बेसिस अगर वो डील कर रहा है तो आपको ये इंडिकेट करता है कि उसकी इनकम जो है फ्लक्चुएटिंग होगी। हो सकता है किसी टाइम उसके पास ऑर्डर हो या किसी टाइम पे उसके पास ऑर्डर ना हो, या फिर उसमें सीजनल सीजनल बिजनेस होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रह होते हैं। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि कस्टमर जो है आपका वो कितने क्लाइंटों के साथ जुड़ा हुआ है जो कि उसके फिक्स क्लाइंट है, ये आपको इंश्योर करना है। देन आपको ये समझना है कि जो गाड़ियों का रूट है और लोडिंग है वो किस तरह की है। रूट का मतलब है बेसिकली फिक्स रूट बिजनेस, जिसमें आपका बना हुआ है कि जी गाड़ी जो है दिल्ली से पंजाब जाएगी, या दिल्ली से राजस्थान जाएगी, या दिल्ली से या कहीं और से किसी और लोकेशन पे फिक्स रूट बना हुआ है, या उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। तो आपको ये एक फिक्स इनकम की गारंटी देता है और मोर स्टेबल कैश फ्लो देता है। देन इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट में जैसे उसमें आपके एक्सपेंसेस हाई लग जाते हैं, जैसे इसमें टोल आ जाता है, आरटीओ परमिट्स चाहिए होते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि इंटर स्टेट अगर ट्रांसपोर्ट में डील कर रहा है तो कितना आरटीओ लगता है, कितना टोल लगता है, और क्या प्रॉफिटेबिलिटी इन सबको देने के बावजूद आपके पास निकल के आती है। देन कौन से सामान में डील कर रहा है और क्या आइटम को डील करता है। फॉर एग्जांपल अगर टाइम सेंसिटिव है, जैसे कोई बंदा दूध का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या कोई ऐसा जो आइटम जो विद इन 2-3 डेज में ख़त्म हो जाता है, जो ईडेबल आइटम है, या कुछ ऐसा आइटम जो 2-3 दिन के बाद ख़राब हो जाता है, तो उसमें आपको देखना है कि वो डिलीवरी डिलीवरी टाइम का क्या है, उसका टैट कितना मेंटेन हो रहा है, और उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट है। और पोस्ट रिसीवेबल, अगर आपका गाड़ी का उसमें क्या लॉसेस हो सकते हैं कि जी आपने टाइम पे डिलीवर नहीं किया, तो वो लॉस बियर कौन करेगा। देन कई बार हाई रिस्की जो वो है आइटम, जैसे कांच के आइटम वगैरह को, या कुछ ऐसे
कुछ ऐसे आइटम जो कि काफ़ी नुकसान दे सकते हैं, ऐसे आइटम में डीलिंग तो नहीं करता, बिकॉज इससे आपका जो हाई रेवेन्यू है वो रिस्की हो जाता है। और रेवेन्यू जो है हाइयर होता है, बट रिस्क उसमें उतना उतना ही ज़्यादा होता है। चलिए, हमने बिजनेस को असेस कर लिया, बिजनेस मॉडल को समझ लिया, उसके ओनरशिप को वेरीफाई कर ली, उसके रूट को वेरीफाई कर लिया। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल असेसमेंट की। फाइनेंशियल असेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका उसका टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कितना टर्नओवर वो जनरेट कर रहा है और उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, ये चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसका आईटीआर एंड जीएसटी रिटर्न्स। तो आईटीआर में जनरली आपको 2 से 3 साल के आईटीआर देखने चाहिए, जो कि आपको उसके रेवेन्यू, जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया है और जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आई है वो पता चल पाएगा। हाइयर रेवेन्यू बट लो नेट मार्जिन लेस देन 5% कैन इंडिकेट हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर उसमें रेवेन्यू लेट्स से कि 10 लाख का रेवेन्यू किया है और सिर्फ 5% का ही उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, ये 50,000 रुपये ही सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये उसके लिए ये इंडिकेट करता है कि भाई बहुत ही हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ वो रन कर रहा है, और इससे आपके रिपेमेंट कैपेसिटी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। इसलिए आपको देखना है कि किस तरह का वो रेवेन्यू है हो रहा है और क्या टर्नओवर करके कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर पा रहा है। इसके अलावा आपको देखना है कैश फ्लो एनालिसिस, कि कितना खर्चा वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है और रेगुलर क्लाइंट पेमेंट उसकी कब आ रही है। और यही क्लाइंट पेमेंट आपकी टाइमली रिपेमेंट को भी इंश्योर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर उसके क्लाइंट जो है वो 15 तारीख को पेमेंट करते हैं और आपकी ईएमआई जो है वो 5 तारीख को लगती है, तो आपकी ईएमआई बाउंसिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए आपको इसके कैश फ्लो के हिसाब से अपनी ईएमआई को लगाना है। तो आपकी ईएमआई जो है 15 तारीख को अगर पेमेंट आती है, तो आपकी ईएमआई मैक्स टू मैक्स 17 या 18 तारीख तक को लग जानी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है 15 की जगह 16 हो गया, 16 की जगह 17 हो गया, तो एटलीस्ट 18 तारीख तक आपकी ईएमआई का डिडक्शन ड्यू डेट होना चाहिए। डिले सर्विसेबल, तो कई बार आपका जो रीपेमेंट है वो कस्टमर बोलता है डिलीवरी के 90 दिन बाद देंगे या 60 दिन बाद देंगे, तो ये आपके कैश फ्लो को काफ़ी इम्पेक्ट करता है, कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि उसका जो पेमेंट साइकिल है वो क्या है, कितने दिन के बाद, डिलीवरी के कितने दिन बाद पेमेंट होती है, या फिर वो एडवांस पेमेंट लेके जाता है, तो ये आपको इंश्योर करना है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं उसके बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस पे। आपको 6 से 12 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है वो एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट उसकी पेमेंट हिस्ट्री को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो अगर आप देखते हैं कि बैंक में स्टडी कैश फ्लो डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि ये लोग कई बार मैक्सिमम टाइम्स ये कैश में डील करते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट की रेगुलर एंट्री हो रही है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि उसको बिजनेस से वो पेमेंट आ रही है जिसे वो बैंक में जमा कर रहा है। एंड उसकी जो ईएमआई पेमेंट हिस्ट्री है वो भी आप बैंक स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं। जो भी उसके एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई है वो क्या उस टाइम पे, वो ईएमआई के टाइम पे बैलेंस मेंटेन कर रहा है, ईएमआई रेगुलरली क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, ये आपको बताएगा कि वो उसका इंटेंशन क्या है और उसकी रीपेमेंट हैबिट क्या है। अवॉइड लेंडिंग टू ट्रक ओनर विद फ्रीक्वेंट चेक बाउंसिंग और लो मंथली बैलेंस। तो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट देख के भी आप अपना डिसीजन देख सकते हैं कि अगर वो उसके बैंक्स में रेगुलरली ईएमआई बाउंस हो रहे हैं या चेक बाउंस हो रहे हैं या लो बैलेंस मेंटेन करता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो आपको बैंक से पैसा देने वाला कस्टमर नहीं है। तो आपको वो हमेशा कैश में ही ईएमआई कलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि आपकी लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। चलिए, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं एग्जिस्टिंग लोन लायबिलिटीज क्या है और उसको कैसे देखना चाहिए। अगर इसमें हाई ईएमआई टू इनकम रेशो, जिसे हम एफओआईआर बोलते हैं, फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो, वो अगर 50% से ज़्यादा आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो एग्जिस्टिंग उस लेंडर्स में स्ट्रेस है। वो ऑलरेडी अपनी ईएमआई जो है वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ऑलरेडी लोन रन कर रहा है। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग डिसीजन हो सकता है। मैक्स टू मैक्स आपको इसमें 10% का जो फॉरवर्ड बैकअप बचा हुआ है, मैक्स टू मैक्स आपको 60% तक के फॉरवर्ड तक ही इसमें जाना चाहिए, सब्जेक्ट टू उसका जो सिविल है वो काफ़ी अच्छा हो और इंडिविजुअल और कमर्शियल स्कोर जो हो वो भी काफ़ी अच्छे हों। तो इस बेसिस पे आप उसको 10% तक का जो बचा हुआ इनकम टू ऑब्लिगेशन रेशियो वाला फॉर है वही आप उसे लोन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कोलेटरल क्या क्या लेना चाहिए आपको। अगर वो आप ट्रक के अगेंस्ट में ले रहे हैं, तो बैंक एनबीएफसी कैन टेक ए हाइपोथिकेशन ऑन ट्रक, और अगर आपने इसकी ईएमआई नहीं दी तो बैंक और एनबीएफसी आपके ट्रक को रिपोजेस कर सकता है, उसे सीज कर सकता है। एडिशनल सिक्योरिटी इसमें आप क्या ले सकते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी में अगर आपको प्रॉपर्टी दे देता है, दैट इज मोर देन इनफ, आई मीन इट्स अ बेटर डील इफ यू, अगर वो प्रॉपर्टी आपको दे देता है आपके लोन के लिए। और अगर एफडी के अगेंस्ट में लेता है, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड डील।
और अगर एसपीडीसीज आपको देता है तो वो एक कहीं ना कहीं आपका एक अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें आप सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग ही आप उससे रिकवरी कर सकते हैं, और या फिर आप उसकी जो व्हीकल है उसको रिपोजेस कर सकते हैं। तो हमारी कोलेटरल सिक्योरिटी हो गई यहाँ पे। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास है ऑपरेशनल रिस्क और एक्सपेंसेस। इसमें आपको देखना है कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, क्या उसकी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी है। अब जैसे इसमें आप देखेंगे फ्यूल जो है, फ्यूल एक्सपेंस अप्रोक्स 40 to 50% जो है वो फ्यूल एक्सपेंस लगता है। हाई फ्यूल एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट मार्जिन को खा जाता है। और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है कि ट्रक की जो एज क्या है, वो किस टाइप का ट्रक है और उसका यूजेस किस तरह से हो रहा है। तो ये आपको देखना है कि क्या फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी। उसी के हिसाब से आपका कैश फ्लो ड्राइव होगा, क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, वहीं से आपको पता चलेगा। अब बात आ जाती है उसमें ड्राइवर की सैलरीज की और ड्राइवर की अवेलेबिलिटीज की। ड्राइवर या तो फिक्स्ड कॉस्ट वाला ड्राइवर रखा है, मतलब फुल टाइम ड्राइवर है हमारा, तो उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट होगी। और अगर उसमें एक लिमिटेड सैलरी दे रखी है, दैट इज गुड फॉर यू, बिकॉज उसमें उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम लगेगी। अब हायर ड्राइवर फिक्स सैलरी के बेस पे रखा हुआ है, तो उसके एक्सपेंसेस आपको देखने हैं कि ड्राइवर को क्या एक्सपेंसेस दे रहा है। फॉर एग्जांपल, ड्राइवर की एक इसमें फिक्स सैलरी होगी, सैलरी के अलावा उसका जो फूड एक्सपेंसेस होगा, जो एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है, फूड एक्सपेंसेस क्या लेता है, डे एंड नाइट के चार्जेस क्या करता है। तो इसके हिसाब से आपको उसके एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। मल्टीपल ड्राइवर पर ट्रक। अब उसमें हो सकता है ड्राइवर हो, ड्राइवर के साथ एक आपका हेल्पर भी हो चाहिए, और हो सकता है मल्टीपल ड्राइवर भी हो। फॉर एग्जांपल, अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कोई रूट है, तो उसमें आपके कम से कम एक से दो ड्राइवर बहुत ही कंपलसरी है, बिकॉज वो रोक रोक के चेंज होके चलाते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि ड्राइवर की कॉस्ट क्या है। देन आपको इसमें कंप्लाइंसेस और आरटीओ परमिट्स के बारे में भी जान लेना जरूरी है कि ऑल स्टेट परमिट उसके पास अवेलेबल है या नहीं है, या वो विद इन स्टेट में ही ड्राइव कर सकता है। देन इसमें आपको ये भी वेरीफाई करना है कि उसके ऊपर जो पेंडिंग चालान है, जो उसके ऊपर पेनल्टी लगी है, वो कितना है, और वो टैक्सेस को कैसे मेंटेन कर रहा है। अगर ये कंप्लाइंसेस पूरे नहीं है तो वो पूरे कंप्लाइंसेस को मेंटेन करता है, और हो सकता है उसका ट्रक इसमें कई बार सीज हो जाए, कुछ टाइम के लिए वो आरटीओ ऑफिस में बंद पड़ा रहे। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि ट्रक के जो मेंटेनेंस है, फिटनेस है, उसके कंप्लाइंसेस है, वो पूरे हैं नहीं, पेपर उसके पूरे हैं नहीं, बिकॉज वो कभी भी जब भी रोड पे उतरेगा तो वो सीज हो सकता है, और उससे उसकी इनकम जो है वो बंद हो सकती है। तो इसलिए आपको जो आरटीओ कंप्लायंस है, रोड है, टोल टैक्स है, रोड टोल टैक्स के कंप्लायंसेस को भी देखना है कि फास्टैग लगा हुआ है नहीं हुआ है, या फिर पेंडिंग अगर कोई टोल टैक्स है तो वो कितनी पेंडिंग है, नॉन पेमेंट। और जो अगर इस चीज तरह के ट्रक की होती है तो वो ट्रक सीज हो सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे कस्टमर एंड मार्केट रिस्क की। क्लाइंट कंसंट्रेशन क्या है? 80% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सिंगल क्लाइंट। अगर एक ही क्लाइंट से डीलिंग कर रहा है तो उसका काफ़ी डिपेंडेंसी वो काफ़ी रिस्की है, और अगर उस क्लाइंट के साथ कुछ हुआ तो इसका बिजनेस में 100% ठप हो जाएगा। तो इसलिए डाइवर्सिफाइंग डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस होना काफ़ी ज़रूरी है, और ये आपके रीपेमेंट रिस्क को भी काफ़ी सिक्योर करता है। इसके बाद आते हैं सीजनैलिटी ऑफ बिजनेस। कहीं वो ऐसे बिजनेस में नहीं है जो कि सीजनैलिटी का बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, अगर कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, फेस्टिवल सीजन है, जो हाई डिमांड मंथ्स में रहते हैं तो वहाँ पे हाई डिमांड में रहता है, बट जो ऑफ सीजन हो जाता है तो उनका डिमांड जो है काफ़ी खत्म हो जाता है। तो ऑफ सीजन में वो क्या प्लानिंग करते हैं, ऑफ सीजन में वो रीपेमेंट जो है वो किस तरह से करेंगे, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं मार्केट कंपटीशन, प्राइसिंग पावर। इफ फ्राइट रेट इन फ्लक्चुएट, प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप्स। अगर आपके मार्केट में जो जो किराया है, भाड़ा है, वो अगर बढ़ जाता है तो उनका प्रॉफिट जो है काफ़ी डिप हो जाता है, या फॉर एग्जांपल पेट्रोल या डीजल के प्राइस हाई हो जाते हैं तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसका मार्केट कंपटीशन क्या है, प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है। दूसरा, इसमें आपका डिपेंड करता है कि जो उसके नेटवर्किंग है, जो उस लाइन के ब्रोकर है, उसके साथ हमारे कस्टमर के कितने डायरेक्ट रिलेशनशिप हैं। तो इससे जितने ज़्यादा ब्रोकरेज से उसका कॉन्टैक्ट होगा, उसको उतना ही बिजनेस मिलने के चांसेस होंगे। अब बात आ जाती है रीपेमेंट और कलेक्शन कैपेसिटी की, कि आपका जो कस्टमर है उसका रीपेमेंट जो साइकिल है, उसका पेमेंट साइकिल है वो कैसा है, पेमेंट मंथली मिलता है या वीकली मिलता है। अगर मंथली या वीकली मिलता है तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, बिकॉज आपका जो पेमेंट रिस्क है वो काफ़ी लो हो जाता है। बट अगर इसका पेमेंट साइकिल लंबा है, फॉर एग्जांपल 60 to 90 डेज का है, तो आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गैप
सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिकॉज आपको अगर 90 दिन बाद पेमेंट मिलेगी हमारे कस्टमर को, तो हमारी ईएमआई तो उसमें 3 ईएमआई ड्यू हो जाएगी 3 मंथ्स की। तो वो 3 मंथ्स की ईएमआई को वो कैसे बियर करता है, उस चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के पेमेंट साइकिल में। डिले इन पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, अगर डिले होती है पेमेंट्स में क्लाइंट साइड से, तो आपका जो लोन डिफॉल्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसका जो चेक इफ द बिजनेस हैज अ क्रेडिट लिमिट विद द गुड क्लाइंट्स, अगर उनके पास कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ही पेमेंट देते हैं या एडवांस पेमेंट दे देते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा कस्टमर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट डेटेड चेक्स और नैच मंडेट्स के बारे में। इसमें पीडीसी या ऑटोनेट मंडेट से भी आप ईएमआई ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। और वेरीफाई द बैंक अकाउंट ट्रेंड बिफोर अप्रूविंग, जो आप जिस अकाउंट से पेमेंट लेने वाले हैं उस बैंक को अच्छे से आपको ड्यू डिलिजेंस करना है कि क्या बैंक में पेमेंट रखता है और वह कितना बैंक बैलेंस मेंटेन करता है। उसी अकाउंट से पेमेंट लीजिए जहाँ पे अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडिशनल ड्यू डिलिजेंस की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आरसी चेक की। जो व्हीकल है उस व्हीकल पे कोई एग्जिस्टिंग लोन्स तो नहीं है, किसी को हाइपोथिकेट तो नहीं किया हुआ है, किसी फाइनेंसर ने उस पर लोन तो नहीं दिया हुआ है, ये आपको इंश्योर करना है। अगर दिया हुआ है तो उसका क्या रिपेमेंट टर्म्स है और कितनी उसकी ईएमआई भर चुका है, क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और उसका रिपेमेंट बिहेवियर कैसा है, वो आपको देखना है। तो अगर गाड़ियां ऑलरेडी हाइपोथिकेटेड है तो आपको सिक्योरिटी में वो क्या देने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप के केसेस में आपको प्रॉपर्टी की डिमांड करनी चाहिए कि आप इसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दें। देन आ जाता है आपका सिबिल एंड बिजनेस स्कोर। सिबिल आपका मिनिमम 700 से लेके 750 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। और अगर 650 से नीचे का स्कोर है तो इट इंडिकेट्स कि वो बोरोवर जो है स्ट्रेस में है और वो आपको भी स्ट्रेस दे सकता है। देन इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ट्रक ऑनर है, जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, उसकी पर्सनल गारंटी ली जाए, उसको बिजनेस में एज ए कोअप्लिकेंट लोन में ज्वाइन किया कराया जाए ताकि उसकी लायबिलिटी फुल हो। एंड अगर इसमें मल्टीपल पार्टीज हैं तो सबको उनकी जॉइंट लायबिलिटी में ज्वाइन कराना चाहिए। और जितने भी प्रॉपर्टी ओनर हैं उसको एज ए बोरोवर या को बोरोवर अपने लोन स्ट्रक्चर पे लेना चाहिए। देन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसका इंश्योरेंस कवरेज चेक कीजिए कि आपके जो ट्रक का इंश्योरेंस है वो एक्टिव है या नहीं है, और उसमें डैमेज, थर्ड पार्टी डैमेज और ओन डैमेज का क्या क्राइटेरिया है। सेकेंडली आप उसमें ये भी चेक कीजिए कि गुड इन ट्रांजिट इंश्योरेंस का क्या स्कीम इन्होंने ले रखा है। अगर कोई रास्ते में ट्रक डैमेज हो जाता है तो उसमें जो ट्रांजेक्शन लॉस हुआ वो कौन बियर करेगा, उसका क्या इंश्योरेंस कवरेज है। फाइनली अगर हम बात करें इस टाइप के प्रोफाइल में, तो फाइनल रिकमेंडेशन में मैं यही कहूँगा कि जो लो लो प्रोफाइल वाले सेगमेंट है उसमें आपको क्या देखना है कि फ्लीट ऑनर उस मल्टीपल फ्लीट्स हो, स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, सिविल स्कोर 750 700 के बीच में हो, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी लो हो, आपका कैश बेस अगर ट्रांजेक्शन है तो उसका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, और रेगुलर डिपॉजिट होना चाहिए कैश का। सिक्योर्ड लोन कर सकते हैं इसमें, आप इसमें कोलेटरल ले सकते हैं या पर्सनल गारंटी ले सकते हैं, या गाड़ी की आरसी पे डीड ऑफ हाइपोथिकेशन कर सकते हैं, गाड़ी को मॉर्गेज कर सकते हैं। मॉडरेट अगर या मिडिल रिस्की प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो है सीजनल बिजनेस वाला क्लाइंट होगा, ये डिपेंडेंसी हाई होगी कुछ लिमिटेड क्लाइंट्स के ऊपर। जो ट्रक है उसकी जो साइज है वो 5 से कम होगी, और ट्रक की जो विंटेज होगी वो 5 से ज़्यादा की होगी, उसका 5 साल से ज़्यादा पुराने ट्रक होंगे। विद मिक्स ऑफ ओन ट्रक एंड फाइनेंस ट्रक्स, उसमें ओन ट्रक भी होंगे और जो उन्होंने किराए पे ट्रक लिए होंगे वो उनका मिक्सचर होगा। इसमें कुछ ईएमआईयाँ डिले हो रखी होंगी और डिफॉल्ट बट नो डिफॉल्ट होगा, और लिमिटेड कोलेटरल की अवेलेबिलिटी होगी इसमें। हाई रिस्की प्रोफाइल इसमें किस टाइप के होते हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए लैंडिंग के लिए। एक कि सिंगल ट्रक ऑनर विद रेगुलर कैश इरेगुलर कैश फ्लो, कि वही हमारा कस्टमर है और वही ट्रक चलाता है और उसके पास सिर्फ एक ही ट्रक है, जिसका आप कभी भी ये मान के चल सकते हैं कि इंजन फेलियर हो सकता है या एक्सीडेंटल हो सकता है तो आपकी ईएमआई रुक जाएगी। पुअर सिविल है इसका, 650 स्किल है और फ्रीक्वेंटली ईएमआई बाउंसिंग दिख रही है। हैवी रिलायंस ऑन ब्रोकरेज विदाउट फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, वो ब्रोकर के थ्रू डील करता है और उसका कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पेंडिंग लीगल इश्यूज हैं उसके ऊपर, आरटीओ के ड्यूज हैं और मल्टीपल हाइपोथिकेशन उसके ऊपर हो रखे हैं। तो इस टाइप के प्रोफाइल को आपको अवॉइड करना है और इसमें आपको हाथ नहीं डालना है। तो फाइनल रिकमेंडेशन यही है कि आप उसके फाइनेंशियल चेक कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट चेक कीजिए, फ्लीट चेक कीजिए, क्रेडिट हिस्ट्री को वेरीफाई कीजिए। सिक्योरिटी में आप देखिए कि प्रॉपर्टी मिल सकती है, एफडी मिल सकती है, ट्रक के ऊपर हाइपोथिकेशन क्रिएट हो सकता है, तो आप इसे कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग हाई रिस्क प्रोफाइल में आपको फ्रीक्वेंटली फॉलोअप करना है, कलेक्शन एफिशिएंसी को आपको ट्रैक करना है।
तो यही इसमें फाइनल रिकमेंडेशन है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो इसमें एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो मेरे प्रोफाइल वाइज वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।